हेलो एवरीवन, मैं हूँ ओपी सिंह। आज हम लोग आगे की कहानी समझेंगे ताम्र पाषाणिक कृषक संस्कृतियों वाले चैप्टर में। तो इसमें हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे? तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाण वस्तुओं की कई श्रृंखलाएं हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से मतलब इनका कालक्रम आगे पीछे है। बाकी ये बस्तियाँ सभी हैं ताम्र पाषाण काल की ही। मतलब यहाँ तांबे का और पत्थर का उपयोग, पाषाण का उपयोग साथ साथ किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे की कहानी क्या है। कुछ प्राक तथा हड़प्पीय हैं। कुछ प्राक तथा हड़प्पीय हैं। प्राक हड़प्पी मतलब हड़प्पा से पहले की हैं और कुछ हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा सभ्यता से 5000 वर्ष पहले हुई थी, तो उसके समकालीन भी कुछ ताम्र पाषाणिक बस्तियाँ हैं। कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं तथा कुछ हड़प्पोत्तर, कुछ ऐसी हैं जो हड़प्पा काल के बाद तक ताम्र और पाषाण का यूज करने वाली संस्कृतियां हैं। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पीय स्तरों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। मतलब शुरुआती हड़प्पा संस्कृति भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि वही सभ्यताएं हड़प्पा संस्कृति का निर्माण करती हैं आगे चल के, क्योंकि इससे पहले वही सभ्यताएं थी जो ताम्र पाषाण का यूज कर रही थी, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता से अलग किया जा सके, पृथक किया जा सके। इस तरह राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा की बनावली की प्राक हड़प्पीय अवस्था स्पष्टता कैसी है? ताम्र पाषाणिक है। राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनावली, ये क्षेत्र कैसे हैं? प्राक हड़प्पीय ताम्र पाषाणिक बस्तियाँ थीं यहाँ पर। यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोट दीजी स्थल के बारे में भी है। पाकिस्तान का जो सिंध राज्य है प्रांत, वहाँ स्थल है कोट दीजी, वहाँ पर भी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ थीं और ये भी प्राक हड़प्पीय स्थल था। प्राक हड़प्पीय और हड़प्पोत्तर, प्राक हड़प्पीय मतलब हड़प्पा से जस्ट पहले वाला, या पुराना हड़प्पा हम कह सकते हैं इसको। और हड़प्पोत्तर का मतलब है जैसे मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, वैसे ही हड़प्पोत्तर। हड़प्पोत्तर का मतलब है कि इसके हड़प्पा के बाद। हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन संस्कृतियाँ। हड़प्पा संस्कृति की समकालीन का अर्थ है जो हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थीं, साथ साथ चल रही थीं। समकालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ भी उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती हैं। एक उदाहरण है कैथा संस्कृति, जो लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व जिसका समय रहा है। इस टाइम पीरियड में ये कैथा संस्कृति थी जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन थी। तो ये समकालीन संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति की कैथा संस्कृति। इसके मृदभांडों में, मिट्टी के बर्तनों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई हड़प्पा ताम्र पाषाणीय संस्कृतियाँ हड़प्पा संस्कृति के नागरिकोत्तर अवस्था से प्रभावित हैं। नागरिकोत्तर, हड़प्पा संस्कृति के नागरिकोत्तर अवस्था से मतलब हड़प्पा संस्कृति के जो नागरिक थे उसके बाद में जो नागरिक हुए, जो लोग हुए, उनसे प्रभावित हैं। कई अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियां परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं हैं। कुछ ऐसी सभ्यताएं थीं जो सिंधु सभ्यता से डिफरेंट थीं, लेकिन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थीं और उनका कोई कनेक्शन भी नहीं था हड़प्पा सभ्यता से। जैसे नब्दा टोली है, ऐरण है, नगदा, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास की संस्कृति है। ये हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। इस मालवा संस्कृति का हड़प्पा संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। जोरबे संस्कृति जो 1400 से 700 ईसा पूर्व जिसका काल है, 700 वर्षों तक ये रही, जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है, उसके बारे में भी यही बात सत्य है। इसका भी इससे हड़प्पा संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। हड़प्पा संस्कृति पंजाब वाले क्षेत्र में थी। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही हैं। पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग में जो ताम्रपाषाणिक बस्तियां वो हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र थीं, कोई लेना देना हड़प्पा संस्कृति से नहीं था उनका। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती हैं। विंध्य क्षेत्र, अभी नवपाषाण के बाद इस तरह की बस्तियाँ आई। तांबे की खोज होगी तो तांबा भी यूज होने लगा। विंध्य क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, यहाँ की ताम्रपाषाण बस्तियाँ भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थीं। तो इन क्षेत्रों की संस्कृतियाँ भी हड़प्पा संस्कृति से अलग थीं।
ये स्पष्ट है कि कई प्रकार की प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुई। कृषक समुदायों का इनके कारण प्रसार हुआ और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना और इस कारण से हड़प्पा एक नगर सभ्यता बन पाई। इस प्रसंग में सिंध के अमरी और कोटदीजी तथा राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, सिंध का अमरी है, कोटदीजी है, राजस्थान का कालीबंगा और गणेश्वर है। ये ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा संस्कृति से क्या थे, डिफरेंट रहे हैं। प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े। ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु नदी का जो बाढ़ वाला क्षेत्र था, जहाँ तक सिंधु नदी की बाढ़ पहुँचती थी, उसके मैदानों में ये लोग आए। कांसे की तकनीक का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना करने में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई। मध्य भारत की बात करें या पश्चिमी भागों की बात करें तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक रहीं और फिर लुप्त हो गई। केवल जोरबी संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही, जो कि महाराष्ट्र की संस्कृति थी। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृदभांड का बनना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व दूसरी सदी तक जारी रहा। लेकिन जो ताम्रपाषाण युगीन लोग काले और लाल मृदभांड यूज करते थे, वो ईसा पूर्व दूसरी सदी तक बनते रहे। परंतु कुल मिलाकर मध्य तथा पश्चिमी भारत की आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति और उनकी ताम्रपाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा। मध्य और पश्चिमी भारत की जो शुरुआती आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति थी और उनकी ताम्रपाषाण संस्कृति जो आई वहाँ पर, उनके बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों 400 से 600 वर्षों का अंतर रहा। पहले वहाँ पर ऐतिहासिक संस्कृतियाँ थी, शुरुआती संस्कृतियाँ, और फिर वहाँ पर ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ आ गई लगभग 500-600 वर्षों के बाद। पश्चिमी भारत और पश्चिम मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण वस्तुओं के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की कमी मानी जाती है। तो वर्षा की कमी से इस क्षेत्र की, ये पश्चिमी भारत और मध्य प्रदेश में जो ताम्रपाषाणिक वस्तुएं हैं वो वर्षा की कमी के कारण लगभग 1200 ईस्वी के आसपास लुप्त हो गई। पर मध्य गंगा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में ये बस्तियां बाद तक चलती रहीं। ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहाँ सूखे मौसम में जमीन को गोड़ना कठिन होता था। काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र था, अतः वे अपनी जमीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में, खासकर पूर्वी भारत में, ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आदम की और उसने धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतीहर बना दिया। किस क्षेत्र में? लाल मिट्टी वाला जो क्षेत्र था, खास करके पूर्वी भारत। तो लौह अवस्था मतलब ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद लोहे का आविष्कार हो गया और लोहे से कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, जंगलों का तेजी से सफाई किया गया। यही बात मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर भी लागू होती है। मध्य गंगा का जो मैदान है, यहाँ पर भी यही बात लागू होती है, यहाँ जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ थीं। इसी तरह दक्षिणी भारत के कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृति ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। तो पहले ये पहले पत्थर का यूज करते थे, फिर तामा को तो तामा और पत्थर दोनों का, और उसके बाद में ये लोहे का इस्तेमाल करने लग गए। गंगा यमुना दोआब से प्राप्त तांबे के औजार ये इस तरह के हैं, आप देख सकते हैं। गंगा यमुना के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में हम कह सकते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था का इम्पोर्टेंस क्या है? जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्राय देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जलोढ़ मिट्टी वाला बाढ़ वाला क्षेत्र छोड़ दें, घने जंगल वाले क्षेत्र को छोड़ दें, तो बाकी पूरे देश में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले। क्योंकि घने जंगलों में लोग पेड़ों की सफाई नहीं कर पाते थे। तांबा कैसा होता है? सॉफ्ट, मुलायम धातु थी, तो उसकी कुल्हाड़ियाँ काम नहीं कर पाती थी। इसलिए लोग मैदान वाले इलाकों में
ज़्यादा देखने को मिले हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी जलाशय के किनारे कई ताम्रपाषाण बस्तियां मिली हैं, पर सामान्यतः ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए हैं, जिससे पत्थर अवेलेबल हो सके और पानी अवेलेबल हो सके। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। सूक्ष्म पत्थर मतलब पतले प्रकार के नुकीले हथियार पत्थर के, और दूसरे सूक्ष्म पाषाण इन्हीं को बोलते हैं, और पत्थर के अन्य औजार, इनके साथ साथ तांबे का ये प्रयोग करते थे, तांबे के औजारों का। जान पड़ता है कि इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। जब ये जिस चीज़ का यूज करें तो उसको बनाना भी ये जानते थे। पर मध्य गंगा क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं। मध्य गंगा क्षेत्र में पश्चिमी भारत और मध्य भारत की संस्कृतियों में भी अधिक मिलते हैं। पश्चिम भारत और मध्य भारत की संस्कृतियाँ जो थीं ताम्रपाषाणिक, वहाँ ज़्यादा मिलते हैं तांबे के औजार। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। सभी ताम्रपाषाणिक जो संस्कृतियाँ थीं वो काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे, जो चाक द्वारा बनाए जाते थे। उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही लोग थे। चित्रित मृदभांडों का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले जो लोग थे वो ताम्रपाषाण काल के लोग थे। वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे, आज भी होता है ये। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई। दक्षिण भारत की जो नवपाषाण अवस्था थी वही ताम्रपाषाण अवस्था बनी, और वही आगे चल के नई संस्कृति का निर्माण करती है। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाण या ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। अन्य भागों में विशेषतः पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे हुए प्रतीत होते हैं। जो महाराष्ट्र और राजस्थान वाला हिस्सा है, पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान, उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवा और मध्य भारत में थीं, जैसे कि कैथा और ऐरण की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियाँ बाद की मालूम होती हैं, और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की जो बस्तियाँ हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल की बस्तियाँ तो और भी बाद में बसी, मतलब ये इनसे भी बाद में जो पश्चिम महाराष्ट्र की जो बस्तियाँ थी उससे भी बाद में बिहार और पश्चिम बंगाल की बस्तियाँ आई हैं, ताम्रपाषाणिक बस्तियाँ। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाणिक काल के लोगों ने ही दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए, और वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उससे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। नवपाषाण के लोगों से ये ज़्यादा अनाज पैदा करते थे। नवपाषाण इनसे पहले वाले लोग थे, तो बाद के लोग क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा करेंगे। विशेषकर वे पश्चिमी भारत में जौ, गेहूँ और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। पश्चिमी भारत में जौ, गेहूँ और मूंग उगाते थे, ये दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। दक्षिण भारत की भूमि और पूर्वी भारत की भूमि कैसी है, जलोढ़ वाली भूमि है, तो इस वजह से यहाँ चावल ज़्यादा होता है। वे अन्न के साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। पश्चिम भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत के भोजन में मछली और भात या मछली और चावल का प्रमुख स्थान था। आज भी है ये मछली चावल, आप चले जाएंगे बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर मछली चावल आपको मुख्य भोजन के रूप में देखने को मिलेगा। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में कैथा और ऐरण की, और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थीं। इनके चारों ओर बाउंड्री थी, उनमें बुर्ज बने हुए थे सुरक्षा की दृष्टि से। किसी किसी के चारों ओर खाई भी बनी हुई थी। इसके विपरीत पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजार डिवी की संरचना के अवशेष कम हैं। उनसे सिर्फ खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। सब संस्कार विधियाँ भिन्न थीं, सबकी अलग अलग थीं। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में या सीध में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण एक्सटेंडेड वरियल, संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल वरियल चलता था। मतलब उसको जलाने के बाद अवशेषों को
क्या करना, उनको उनका समाधान कर देना, उसको ज़मीन में दबा देना, दफना देना। संपूर्ण समाधान, संपूर्ण जो समाधान है इसका मतलब क्या है, संपूर्ण बॉडी को क्या करना, दफना देना सीधी सीधी। फिर ताम्रपाषाण संस्कृतियों की दुर्बलताएं क्या क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियों की। ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी भेड़ बकरी पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे, जैसे कि आज लोग पालते हैं। शायद वे पशुपालन किस लिए करते थे, मांस के लिए करते थे। दूध पीने के लिए या घी आदि बनाने के लिए उनको दूते नहीं, दूध पीने के लिए, घी बनाने के लिए उनको दूते नहीं थे, केवल मांस उनसे प्राप्त होता था, इसलिए ये लोग पशुपालन करते थे। कई जनजातियों के लोग जैसे कि बस्तर के गोंड, गोंड जो जनजाति है बस्तर जिले के, ये मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है, इसलिए वे दूते नहीं हैं। इस कारण ताम्रपाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि दूध वो निकालते नहीं थे उनका। और ताम्रपाषाण युग के जो लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, गहन और या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। ताम्रपाषाण स्थलों में न हल और न फावड़ा, फाड़ा कहो बोलते हैं, ही पाया गया है। ताम्रपाषाण स्थलों में न तो हल मिले हैं न फावड़े। वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे, डिगिंग स्टिक जो कहते हैं, उसमें पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे, मतलब हल वगैरह नहीं थे इनके पास। ऐसी खनन यष्टि से तो केवल राखों में ही खेती संभव थी, क्योंकि उससे खोद ही नहीं पा रहे, तो कहाँ से बीज को कहाँ से बोएंगे, कैसे उपजाएंगे। काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था, जिनका स्थान ताम्रपाषाण संस्कृति में था ही नहीं, लोहा तो था नहीं उस समय। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्रपाषाणिक लोगों की भी यही कठिनाई थी, उनके पास भी लोहा नहीं था। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के समाधानों से ताम्रपाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। बच्चों के समाधान से क्या पता चलता है कि इलाज का अभाव, अगर कोई बीमारी हो गई बच्चों में तो बच्चे क्या है, मर रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए इलाज नहीं मिल पा रहा है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। खाद्य अर्थव्यवस्था के होते हुए भी, खाने के लिए भरपूर भोजन होने के बाद भी बच्चे, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के समाधान देखने को मिले हैं। पोषाहार की कमी, चिकित्सा के ज्ञान का अभाव या महामारी का प्रकोप इसका कारण हो सकता है। जो भी हो, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयुवर्धक नहीं हुआ। उस समय के लोग ज़्यादा लंबी आयु नहीं जीते थे। कारण क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, पोषण ठीक से नहीं मिल पाता होगा, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। साथ ही साथ चिकित्सा का ज्ञान नहीं होगा उनके लिए, या कोई महामारी का प्रकोप आ गया तो फिर उससे कैसे बचें, इसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। ताम्रपाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी, ग्रामीण संस्कृति थी ये। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा और धातु के रूप में तांबा को सीमित ही काम दे सकता था। यूँ भी तांबे का बना और औजार लचीला होता था। तांबे का बना औजार लचीला होता, जिससे कि पेड़ साफ नहीं कर सकते, जंगल नहीं साफ कर सकते। ये लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे उस टाइम पे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। बाद में कांसा बनाने की तकनीक आई हड़प्पा सभ्यता के आसपास। हड़प्पा वासियों को ही कहा जाता है कि इन्होंने ही कांसा बनाने की तकनीक को सीखा है। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली थी। कांसा जब आया तो क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थीं, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यताएं हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, ये लिखना नहीं जानते थे, और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। कांस्य युग के लोग बाद में आए हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, तो ये नगरों में रहने लगे थे। लेकिन ताम्रपाषाण युग के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और ये नगरों में भी नहीं रहते थे, ये ग्रामीण सभ्यताएं थीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग या कांस्य युगीन जो लोग थे वो पढ़ना लिखना जानते थे, इनको लिपि का ज्ञान था। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है।
सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांशतः ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। अब इस सभ्यता के ये सारे तत्व हमें भारतीय उपमहादेश, भारत और भारत के भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे शामिल करके इसको भारतीय उपमहादेश बोलते हैं, कि सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में दिखाई देती हैं। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं, फिर भी ये संस्कृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीक ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाई। सिंधु सभ्यता कहते हैं ना कि कहीं विकास तेज और कहीं धीमा होता है। तो जैसे अभी विश्व में अमेरिका और कुछ देश हैं जो विकसित देश बन चुके हैं, उनके पास पैसा, उनके पास नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो देश पिछड़े हैं उनके पास अभी भी क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं, वो अभी भी वही प्राचीन और गरीबी का जीवन जी रहे हैं। ऐसा ही कुछ था। ताम्रपाषाण जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आगे निकल गए थे, कांसा की खोज कर ली, वो नगरीय सभ्यता बन गई थी। लेकिन आसपास में जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ थीं वो अभी भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ ही थीं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। और ना ही हड़प्पा संस्कृति की जो टेक्नोलॉजी थी, कांसा बनाने की तकनीक थी या फिर और चीज़ें, उनको ये सीख पाए। ताम्र निधियाँ और गैरिक मृदभांड अवस्था, तांबे की ढेर बहुत सारे जखीरे मिले और गैरिक मृदभांड अवस्था, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय सभी के लिए।